नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में प्राय पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी आदि परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। आइए चलते हैं आज के वीडियो पर। पहले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गियर्सन। इसमें आप सही उत्तर पाएंगे घ, गियर्सन। गियर्सन की रचना भाषा सर्वेक्षण है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, परमात्म प्रकाश गद्य रचना की रचयिता कौन है? परमात्म प्रकाश गद्य रचना की रचयिता कौन है? राम सिंह, पुष्पदंत, रोडा, जोइन। इसका भी सही विकल्प होगा घ, जोइन। जोइन ही परमात्म प्रकाश के रचयिता हैं। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। रास परंपरा का प्रथम गद्य, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? भारतेश्वर बाहुबली रास सालभद्र सूर्य की है, सालभद्र सूर्य की। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी माने जाते हैं, जो व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास गारसा दत्तासी ने किस भाषा में लिखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा है, फ्रेंच भाषा में। इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी इनकी पुस्तक का नाम है। इस तरह से हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला मिश्रबंध विनोद का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज, तो यही है, शिव सिंह सरोज को माना जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदी में लिखा जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी में लिखा गया है। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल, गणपत चंद्र गुप्त, धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। तो राहुल सांस्कृत्यायन ही मानने वाले हैं सरहपा को प्रथम कवि। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, राम कुमार वर्मा नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को आप सही बता सकते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो इसका सही विकल्प आप लगाएंगे राम सिंह। राम सिंह पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि जी माने जाते हैं। विद्यापति नहीं है, केशव लाल नहीं है, भट्ट केदार नहीं है, मधुकर कवि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। यदि कभी पूछा जाए जय मयंक के बजाय जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, तो मधुकर कवि कभी नहीं लगाना है, मधुकर जय मयंक, मधुकर मयंक, मधुकर मयंक। याद रखिएगा, जहांगीर जस चंद्रिका मयंक की नहीं है। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महावीर, महावीर, तो महावीर बीज, बीज, महावीर जहां लगेगा वहां बीज, बीज बपन काल, बीज बपन काल अर्थात महावीर। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपभ्रंश में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? अपभ्रंश में स्वर वर्णों की संख्या 8 मानी गई है। अपभ्रंश में स्वर वर्णों की संख्या 8 मानी गई है। जब भी अपभ्रंश भाषा की बात की जाए और स्वर वर्णों की बात की जाए तो सीधे आपको 8 ही याद रखना है।
इसी तरह से 8 संख्या और याद रखेंगे कि स्वर 8 अपभ्रंश में, इसी तरह से रस 8 हिंदी में, इसी तरह से याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलना है। 12 बरस लकू कर जीवें, अरु 13 लौ जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवें, आगे जीवन को धिक्कार। किसकी रचना है, किसकी पंक्ति है? यह किसकी पंक्ति है? दलपत विजय की, अमीर खुसरो की, जगनिक की, विद्यापत की। यह रचना आलखंड से ली गई है, जो जगनिक की है, आलखंड से ली गई है और जगनिक की रचना है। जगनिक, जगनिक को आप ध्यान देंगे, जगनिक की रचना है। ग उत्तर सही है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रणमल छंद के काव्य के रचयिता कौन है? रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन है? चंद बरदाई, विद्यापति, श्रीधर, अमीर खुसरो। रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन है? श्रीधर, श्रीधर, श्रीधर रणमल छंद काव्य के रचयिता माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी राजरासों में कितने समय या खंड हैं? पृथ्वी राजरासों में कितने समय माने गए हैं? 69 समय माने गए हैं। 80 गलत है, 50 भी गलत है, 69 सही विकल्प है। 69 समय माने गए हैं। कितने समय माने गए हैं? 69 समय माने गए हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। 17 आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि चंद बरदाई को मानते हैं, जबकि इनकी रचना को अप्रामाणिक माना है, लेकिन इनको प्रथम कवि मानते हैं। यह बात याद रखनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। काव्य पंक्ति किसकी है? इसको ध्यान देंगे। हेमचंद्र नहीं है, चंद बरदाई नहीं है, गोरखनाथ की पंक्ति है। यह गोरखनाथ की ही पंक्ति है। गोरखनाथ ही इसके सही उत्तर हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? सत्यनाथ, भीमनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चरपटनाथ। तो इनका भी उत्तर सही होगा मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। कैसे याद करेंगे? गोरख गाय, गोरख गाय, गाय माता है। मत्स्येंद्रनाथ माँ, मत्स्येंद्रनाथ गाय हमारी माता है। ऐसे याद करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर भी चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? गाथा या गाहा, गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का भाषा का बोध होने लगा। पंक्ति किस आलोचक की है? नामवर सिंह की, रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नगेंद्र की। किसकी पंक्ति हो सकती है? यह पंक्ति किसकी हो सकती है? रामचंद्र शुक्ल की। यह पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति। ख उत्तर सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जात ढूंढ लेती है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? नीची से नीची जात भी अपने नीचे एक जात ढूंढ लेती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पंक्ति के रचयिता हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से ढोला मारूरा दूहा रचना के रचनाकार कौन है? ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं कुशल लाभ। कुशल लाभ जी ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी पहेलियां और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? हेमचंद्र, अमीर खुसरो, शरहपा, शबरपा। इसमें सही विकल्प है अमीर खुसरो। मुकरियों और पहेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। मुकरियों और पहेलियों के लिए अमीर खुसरो ही प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदिकाल अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग है, किसने कहा है? आदिकाल राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रबली पांडे ने, रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें सही विकल्प होगा
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। व्याघातों और विद्रोहों का काव्य है। इसी तरह से अगला, विद्यापति की कुल कितनी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं? बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 13 रचनाएं, 14 रचनाएं, 15 रचनाएं, 16 रचनाएं। तो विद्यापति की 14 रचनाएं प्रमाणित मानी जाती हैं। 14 रचनाएं प्रमाणित मानी जाती हैं। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। कीर्तिलता व कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना है विद्यापति। विद्यापति जी हैं। विद्यापति कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग किस काव्य में वर्णित है? हिंदी में 12 मासा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में वर्णित है? परमाल रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त किसी में नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा विशल देव रासो। सबसे पहले 12 मासा का वर्णन विशल देव रासो में किया गया है। विशल देव रासो में, जिसके रचनाकार हैं नरपति नाल, जिसके रचनाकार हैं नरपति नाल है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? सर्वाधिक चरित काव्य की जब बात आए तो सबसे पहले चरित काव्य जैन में और सर्वाधिक भी लिखे गए। तो जैन और जैनों की भाषा क्या थी? प्राकृत में लिखे गए। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, सरहपा, धनपाल और हेमचंद। सहज ज्ञान के प्रवर्तक जो माने जाते हैं सरहपा जी माने जाते हैं। सहज ज्ञान के सरहपा भी माने जाते हैं, सरहपा जी ही माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? सरहपा प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा ही माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजयपाल रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह, नरपति नाल, कुशल लाभ, चंद्र बरदाई। तो चंद्र बरदाई, कुशल लाभ, नरपति नाल, नल सिंह माने जाते हैं। नल सिंह माने जाते हैं। विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सर्वप्रथम लिखा? किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सर्वप्रथम लिखा? तो सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा है? जेसुआ कैटलरे ने लिखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में की गई है? गाथा सप्तशती की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा में की गई है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोरखवाणी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, परशुराम चतुर्वेदी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही ऑप्शन आपका होगा पीताम्बर बड़थवाल। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो रचना की नायिका का क्या नाम था? बीसल देव रासो रचना की नायिका का नाम था राजमती। बीसल देव रासो की रचना की नायिका का नाम राजमती। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? रेवंत गिरिरास के रचयिता का नाम विजयसेन सूरी है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। ढोला मारूरा दूहा की नायिका का नाम क्या है? ढोला मारूरा दूहा की नायिका का नाम मारवड़ी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को अपनी काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को अपनी भाषा बनाने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो प्रथम कवि हैं जो खड़ी बोली को अपना काव्य भाषा बनाया है। इसी तरह से
कैमासबद्ध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? कैमासबद्ध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कैमासबद्ध रचना का प्रसंग आता है। सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, गारसद तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवियों का वर्णन है? गारसद तासी के ग्रंथ में 757, 738, 857, 838। तो क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा गारसद तासी के ग्रंथ में सही ऑप्शन होगा 738, 738। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, तो प्रकाशन वर्ष होगा 1883। 1883 सही ऑप्शन है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1883। इसी तरह से तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? मौलवी करीमुद्दीन ने हिंदी का यह ग्रंथ लिखा है। मौलवी करीमुद्दीन तज़किरा-ई-शुअराई मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, हिंदी साहित्य विमर्श इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? हिंदी साहित्य विमर्श इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में किया गया? नागरी प्रचारणी सभा का जो कितने खंडों में किया गया? 14 खंडों में, 16 खंडों में, 18 खंडों में, 21 खंडों में? इसका सही विकल्प होगा 16 खंडों में। 16 खंडों में किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? नीरजा माधव ने, सुमन राजे ने, कृष्ण शंकर शुक्ल ने, नीलाभ ने। आधा इतिहास लिखा है सुमन राजे ने आधा इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न, हिंदी का भवभूत किसे कहा जाता है? भवभूति। हिंदी का भवभूत पुष्पदंत को कहा जाता है और स्वयंभू को हिंदी का वाल्मीकि कहा जाता है। इनको वाल्मीकि कहा जाता है। हिंदी का वाल्मीकि, स्वयंभू को कहा जाता है, पुष्पदंत को भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत को भवभूति कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रास है। कौन सा है? पंच पांडव रास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाथों में रसायनी किसे माना जाता है? नाथों में रसायनी माना जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन को नाथों में रसायनी माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में धारणा सही है, अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। यह कैसा ग्रंथ है? अर्ध प्रमाणिक। यह धारणा सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीसल देव रासो में प्रधान रस कौन सा है? बीसल देव रासो में प्रधान रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस। बीसल देव रासो में प्रधान रस है श्रृंगार रस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? नाथ संप्रदाय में क्या नहीं ये बताना है। गृहस्थों का अनादर नहीं है, नारी निंदा नहीं है, गृहस्थों का आदर नहीं है, इंद्रिय निग्रह नहीं है। इसमें नहीं है जो बताना है। नहीं क्या नहीं है? गृहस्थों का आदर नहीं है। नाथों संप्रदाय में गृहस्थों का आदर नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। मैथिली हिंदी में लिखित गद्य रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? ऐतिहासिकता। सर्वाधिक विवादित पक्ष है ऐतिहासिकता।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चरित काव्य जैन काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? सवैया छंद में, कुंडलिया छंद में, दोहा चौपाई छंद में, छप्पे छंद में? तो दोहा चौपाई छंद में सबसे ज्यादा चरित काव्य लिखे गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलने वाला साहित्य किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गियर्सन ने, बिसेंट महोदय ने? तो इसको सही विकल्प आप देखेंगे, सही विकल्प इसका है गियर्सन महोदय ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कौशितकी कौशितकी ब्राह्मण में मिलता है, कौशितकी ब्राह्मण में मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का रचना वर्ष कौन सा है? रामचरितमानस का रचना वर्ष कौन सा है? 1570, 1585 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1571 ईस्वी? इसका सही विकल्प होगा 1574 ईस्वी। रामचरितमानस का रचना काल 1574 ईस्वी में किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कुवलयानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कौन देखेंगे? कुवलयानंद ग्रंथ के रचनाकार अप्पय दीक्षित जी हैं। अप्पय दीक्षित माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन ज्योतिष ठाकुर दामोदर भोज हेमचंद्र किसने किया? अपभ्रंश के हेमचंद्र ने किया। सबसे पहले हेमचंद्र ने किया। भाषिक और व्याकरणिक रूप का प्रयोग हेमचंद्र ने किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश भाषा का पहला कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है, क्योंकि इन्हें ही अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब वाल्मीकि पहले कवि माने जाते हैं, इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का पहला कवि माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। विद्यापति कीर्तलता सही है, इन्होंने कीर्तलता लिखी है। हेमचंद शब्दानुशासन सही है, इन्होंने लिखा है। राम सिंह पाहुड़ दोहाल सही है, लिखा है। दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर नहीं लिखा है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर ने लिखा है। इस तरह से यह ऑप्शन गलत है। घ इसका सही ऑप्शन होगा, जो गलत दिया गया सुमेलित नहीं है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? बौद्ध साहित्य में, रासो साहित्य में, नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप जैन साहित्य में किया गया है। जैन साहित्य इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म निम्न में से किस जिले में हुआ? अमीर खुसरो का जन्म निम्न में से एटा जिले में माना जाता है। एटा जिले में माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को आरंभिक काल नाम रामकुमार वर्मा, सुमन राजे, मोहन अवस्थी, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक हैं उदयनाथ तिवारी। सही विकल्प होगा उदयनाथ तिवारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ राम कुमार ने कब से माना है? 720 से 1050 बी से, 1000 बी से, 750 बी से? तो सही विकल्प होगा 750 बी से, विक्रमी से। इस तरह से चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? पद्धर छंद में, कवित्त छंद में, पद छंद में, दोहा चौपाई छंद में? चरित काव्य दोहा चौपाई छंद में सर्वाधिक लिखे गए। दोहा चौपाई छंद में सर्वाधिक लिखे गए। नाथ कवियों में शिव की उपमा किसे दी गई है? नाथ कवियों में शिव की उपमा आदिनाथ को दी गई है। शिव की उपमा आदिनाथ को दी गई है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, नैनारों की संख्या कितनी मानी जाती है? नैनारों की संख्या 12, 84, 69, 63। नैनारों की संख्या
63 मानी जाती है। इसी तरह से नाट्य वृत्तियां कितनी होती हैं? नाट्य वृत्तियां 5 वृत्तियां, 3 वृत्तियां, 2 वृत्तियां, 4 वृत्तियां। नाट्य वृत्तियां 4 मानी गई हैं। नाट्य वृत्तियां 4 मानी गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य में प्रयुक्त रस है। आदिकाल हिंदी साहित्य में प्रयुक्त रस क्या है? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य में प्रयुक्त रस है वीर रस। सर्वाधिक प्रयुक्त रस है वीर रस। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक किसने कहा है? सिद्ध वाक तो बच्चन सिंह ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो सिद्ध वाक किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।